चले आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और वैसे तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हम लोग पढ़ ही रहे होते हैं प्री मेंस में, लेकिन ये जो टारगेट कोर्स है इसकी अपनी बहुत बड़ी अहमियत है। अगर आप इसकी प्रोडक्टिविटी को, इसकी उत्पादकता को समझ करके पढ़ेंगे तो अभी जो समय है हमारे पास में लगभग 65 से 70 दिनों का एग्जाम के लिए, इस समय में जिस तरीके से अभी क्लास आपकी चल रही है उसी तरीके से आपको भी पढ़ाई करनी है ना। समय की मांग भी यही है और पढ़ने का तरीका भी यही होगा, इसलिए साथ साथ आप सारी चीजों को कवर करते चलें। और हम अभी क्लास में संविधान शुरू करेंगे, है ना। भारत की राज्य व्यवस्था एवं भारत का संविधान, ठीक है। पॉलिटी ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस सब्जेक्ट को हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है भारत की राज्य व्यवस्था, भारत का संविधान, देखने सुनने में लगता है बहुत आसान है, लेकिन जब आप इसके क्वेश्चन बनाने जाते हैं तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसीलिए जब अभी हम पढ़ेंगे, और इसका एक पैटर्न रहा है वैसे, ऑलमोस्ट अगर आप प्रीलिम्स के एग्जाम में देखेंगे तो ऑलमोस्ट इससे क्वेश्चन जो है, अगर राज्य व्यवस्था और पंचायती राज को मिला देंगे तो 15 से 16 क्वेश्चन जाता है, और केवल भारत का संविधान ले लेंगे तो 8 से 10 क्वेश्चन के बीच में ये रहता है ना। 8 क्वेश्चन इधर से, 8 क्वेश्चन उधर से लेकर के लगभग 16 क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन इसके पढ़ने का या इससे प्रश्न पूछने का एक तरीका है, एक पैटर्न है। खास तौर पर संविधान से प्रश्न जो है उस साल के जो करंट अपडेट होते हैं, है ना, करंट अपडेट जो घटनाएं हुई रहती हैं इस साल में, उन घटनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है ना। जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी इवेंट्स हुए हैं, उन इवेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए जब भी आप पॉलिटी पढ़ें, संविधान पढ़ें, तो संविधान को पढ़ने के लिए एक तरीका आप ऐसा रखें, एक तो पूरा पढ़ लिया जाए, और दूसरा जब समय कम हो तो जो जो घटनाएं हुई हैं, है ना, जो जो इवेंट्स हुए हैं, उन इवेंट्स को फोकस करके टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना हमारे लिए बेहद जरूरी है ना। जैसे जो फोकस वाला पॉइंट होगा, पढ़ेंगे हम सब सारे विषयों को, मतलब सारे टॉपिक्स को हम पढ़ते हुए चलेंगे, लेकिन जो आपको इस साल फोकस करना चाहिए पढ़ने के दौरान संविधान में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपका सबसे पहले संविधान का निर्माण, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण, हमारा संविधान कैसे बना था, वो वाला टॉपिक। एक, संविधान बनने के बाद आपका प्रस्तावना, प्रियम्बल, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन संवैधानिक विकास से पूछता है ना, संवैधानिक विकास से। अगर आप पीएससी के पैटर्न को थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूशन है वो शुरू होता है आपका भाग 1 से लेकर 22 तक है ना, जो हमारा संविधान है। और भाग 1 शुरू होने के पहले ये 3 बातें हैं संविधान में: संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, प्रस्तावना, और संवैधानिक विकास। अगर आप पीएससी का पैटर्न देखेंगे तो हर साल इन तीनों में से किसी एक से प्रश्न पूछता है। जैसे पिछले साल प्रस्तावना से प्रश्न पूछा, उसके पिछले साल संवैधानिक विकास से प्रश्न पूछा था। पीएससी 2018 अगर आप दिए होंगे तो उसमें प्रश्न पूछा था 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में, है ना, कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त किया गया। पिछले बार आप देखें कि प्रस्तावना से प्रश्न पूछा है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 से निम्न में से क्या जोड़ा गया, है ना, ये वाला जो प्रश्न था। तो हर साल, यानी पिछले के पिछले साल संवैधानिक विकास से पूछा, प्रस्तावना से पूछा, तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि इस बार संविधान के निर्माण से प्रश्न पूछे। लेकिन हमें पढ़ना ये तीनों चाहिए, ये क्योंकि करंट का पार्ट भी रहा है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा फोकस पॉइंट होगा वो है आपका भाग 1, और भाग 1 में
खास तौर पर अनुच्छेद आर्टिकल 1, आर्टिकल 3 सबसे इंपॉर्टेंट है ना, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 3, ठीक है ना। आर्टिकल 1 में हमारे देश का नाम दिया गया और राज्यों का गठन होता है, तो वहां से एक प्रश्न बन सकता है राज्यों के गठन को लेकर के, है ना, क्योंकि जो 9 केंद्र शासित प्रदेश थे वो इस साल 26 जनवरी से क्या हो गए, 8 केंद्र शासित प्रदेश हुए हैं, दमन दीव और दादर नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया। तो इसलिए यहां से एक क्वेश्चन बनता है, देखिए करंट को छूना है। और आर्टिकल 3 इसलिए क्योंकि यहीं पर प्रक्रिया बताई गई है ना, यहीं पर राज्यों के गठन की जो पूरी प्रक्रिया है वो प्रोसेस जो है यहाँ पर बताया गया। तो आर्टिकल 1 और 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे चलेंगे भाग 2 में। तो भाग 2 में जो हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है इस बार, भाग 2 में एनआरसी, सीएए, है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो एनआरसी, सीएए और एनपीआर, इन मुद्दों पर हमको ज्यादा फोकस करना है। और रही बात आर्टिकल की, तो ये सब जो है आर्टिकल 11 से ही संबंधित है। तो आर्टिकल 11 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आर्टिकल 11 ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान देनी है, ठीक है। एनआरसी, सीए, एनपीआर, तो हम पढ़ेंगे सारी चीजें, लेकिन फोकस इस पर हम करेंगे। इसके बाद भाग 3 अगर हम चलेंगे, तो भाग 3 में आर्टिकल 14, 15, 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 14 आपने देखा होगा कि जब सीएए का प्रोटेस्ट हो रहा था, तो सीएए के प्रोटेस्ट में जो विपक्षी दल थे वो ये कह रहे थे कि सरकार जो है अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रही है। अनुच्छेद 14 का उल्लंघन, अनुच्छेद 14 कहता है कि हमारे देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। फिर सीएए जब बनाया जा रहा है, तो इसमें जो भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो आने वाले जो वहां के जो बहुसंख्यक हैं उनको रोका जा रहा है, ठीक है ना, उनको रोका जा रहा है। तो विपक्षी दलों का यह आरोप था कि भाई ये तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है। तो सरकार ने अपना तर्क दिया कि बिल्कुल नहीं, ये उल्लंघन नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 14 में ये कहा गया है कि रेशनल क्लासिफिकेशन के आधार पर विभेद संभव है। तार्किक तरीके से अगर भेदभाव करेंगे तो भेद संभव है। पढ़ेंगे हम इसको डिटेल में, इसलिए 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 सामाजिक समानता, ऑलमोस्ट हर बार इसकी संभावना रहती है। और आर्टिकल 16 जो है आपका राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, सरकारी नौकरियों में एक समान जो अधिकार मिलता है वो है, ठीक है ना। तो ये 14, 15, 16 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से अगर भाग 3 में ही हम देखें, तो भाग 3 में आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 21, ठीक है, 22 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से आपका आर्टिकल 25, ठीक है, 25 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आर्टिकल 29 और 30 और लास्ट में आर्टिकल 32। इतने आर्टिकल्स हमें इसमें याद होने चाहिए और ये हमें इसके बारे में डिटेल जानकारी भी हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद भाग 4 चले, तो भाग 4 क्या है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी है, ठीक। इसमें आर्टिकल है आपका 36 से लेकर 51 तक। तो ये आर्टिकल हमें याद होने चाहिए, आर्टिकल, हर आर्टिकल में क्या है वहां से पूछ देता है, और इसके कॉन्सेप्ट रिलेटेड है ना, तो इस पर भी हम फोकस करेंगे। उसके बाद भाग 5 और 6 को तो पूरी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, विधायिका पर, है ना, विधायिका को, कार्यपालिका को पूरी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि शक्तियों से भी प्रश्न पूछ लेता है ना, और आपका विधायिका से भी प्रश्न पूछ लेता है। और इस बार जो है राष्ट्रपति शासन वगैरह को लेकर के, राज्यपाल की भूमिका को लेकर के ढेर सारी चीजें हुई हैं, है ना, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भाग 5 और 6 के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका भाग 9, ठीक है, जिसको हम देखेंगे। फिर भाग 9 के बाद सीधा जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है आपका भाग 14, 15, 16, ठीक है ना, भाग 14, 15, 16 और छोटे छोटे भाग हैं ये। इसके बाद से भाग 17 जिसमें राजभाषा है, फिर लास्ट में आपका भाग 20 है ना, जिसमें इमरजेंसी संविधान संशोधन, जिसमें बताया गया है आपातकाल, तो यही कवर हो जाएगा जब राष्ट्रपति की शक्तियों को पढ़ेंगे अपन। तो ये भाग 20 इस तरीके से हमको पढ़ना है, इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए और फोकस करके हमें पढ़ना है, ठीक है। आ रहा है समझ में?
तो हम उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे क्लास को। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखें, सबसे पहला टॉपिक हम इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान का निर्माण या मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको इस तरीके से समझेंगे। देखें, इसमें हमारा संविधान बनने की पूरी प्रक्रिया को हम पढ़ेंगे। हम हमारा संविधान बनाना चाहते थे, लेकिन हमारा संविधान बनेगा कब? हम तो गुलाम थे उस समय, है ना, अंग्रेजों के गुलाम थे, डोमिनियन थे हम ब्रिटिशर्स के। तो हमारा संविधान, या अगर हम अपना संविधान बनाना चाहते हैं तो संविधान बनेगा कब? जब हम अंग्रेजों से संविधान की मांग करेंगे। इसलिए संविधान के निर्माण में जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है आपका संविधान की मांग, है ना, संविधान की मांग, डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की मांग, है ना भाई। क्योंकि हम गुलाम थे, हमारी मर्जी से तो बन नहीं जाएगा, बनाकर कौन देंगे, या किसके माध्यम से बनेगा? अंग्रेजों के माध्यम से ही, उनके परमिशन से ही बनेगा। वो व्यवस्था करके देंगे, बनाएंगे हम। तो वो व्यवस्था कब करके देंगे? जब हम उनसे मांगेंगे। इसलिए संविधान के निर्माण के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की मांग। तो याद रखें कि भारतीयों ने संविधान की कुल 6 मांगे की थी। हमने 6 बार मांगा था, है ना, अंग्रेजों से हमने 6 बार मांग किया था संविधान की। और ये जो मांग थी, इसको हम 2 भागों में बांट करके देखते हैं। एक अप्रत्यक्ष मांग थी, इनडायरेक्ट डिमांड, और एक जो है आपका प्रत्यक्ष मांग थी। ठीक है ना, अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष मांग। संविधान की मांग की हमने, लेकिन संविधान की जो मांग है उसको 2 हिस्सों में बांट करके हमने किया, एक अप्रत्यक्ष मांग और एक प्रत्यक्ष मांग। ऐसा क्यों किया? संविधान को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो सम धन विधान हो जाता है। सम मतलब स्वयं और विधान मतलब कानून, यानी स्वयं का कानून। तो स्वयं का कानून किसका होता है? स्वतंत्र लोगों का होता है। अब अंग्रेजों से हम संविधान की मांग करते, यानी हम स्वयं का कानून मांगते, इसका मतलब हम स्वतंत्रता मांग रहे हैं, इसका मतलब हम अंग्रेजों को भगाना चाह रहे हैं। तो अंग्रेज हमें बहुत मारते, है ना, और उस जमाने में मार से डर लगता था। आजकल तो लोगों को मार से नहीं डर लगता। ठीक, तो संविधान की मांग हमने की, और इसीलिए हमने पहले सोचा कि संविधान सीधे ना मांग करके कुछ दूसरी बात करते हैं, तो इन लोग शायद हमारी बात देना चाहेंगे तो समझ करके दे देंगे, और नहीं देना चाहेंगे तो अपन तो भाग लेंगे, मार नहीं खा पाएंगे। इसलिए हमने संविधान की मांग को 2 हिस्सों में रखा, एक अप्रत्यक्ष मांग और दूसरा प्रत्यक्ष मांग। अप्रत्यक्ष मांग के अंतर्गत हमने स्वराज की मांग की, है ना, स्वराज की मांग किया हमने। अप्रत्यक्ष मांग के अंतर्गत हमने स्वराज की मांग किया, जबकि प्रत्यक्ष मांग के अंतर्गत हमने संविधान सभा की मांग की। देखिए, अप्रत्यक्ष मांग और प्रत्यक्ष मांग। ठीक, संविधान की कुल कितनी मांगे हुई अगर आपसे प्रश्न पूछ दे तो कुल 6 मांगे हुई थी, जिसमें से 3 अप्रत्यक्ष थी और 3 प्रत्यक्ष थी। जो अप्रत्यक्ष मांग थी उसमें हम स्वराज मांग रहे थे। स्व मतलब स्वयं, राज मतलब शासन। तो स्वराज की मांग कर रहे थे हम, है ना, स्वराज की मांग कर रहे थे। जबकि प्रत्यक्ष मांग के अंतर्गत क्या मांगा जा रहा था? संविधान सभा। ठीक है ना, संविधान सभा की हम मांग कर रहे थे। देखिए, सभा क्या होती है इसको समझ लें आप। सभा मतलब 2 या 2 से अधिक लोगों का समूह जो निर्वाचित हो, जनता द्वारा निर्वाचित हो, उसे हम सभा कहेंगे। मतलब ग्रुप ऑफ 2 और मोर इलेक्टेड पीपल कैन बी कंसीडर्ड एज ग्रुप। तो जो ग्रुप होता है उसका मतलब क्या होता है? निर्वाचित लोगों का समूह, मतलब सभा बोलेंगे उसको, असेंबली, है ना। 2 या 2 से अधिक लोग जब आपस में मिले तो वो समूह है। लेकिन समूह का हर व्यक्ति अगर जनता के द्वारा निर्वाचित हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? सभा। ठीक है ना। तो इस तरीके से सभा जो होती है 2 या 2 से अधिक निर्वाचित व्यक्तियों का समूह होती है। अब अगर वही सभा जनता के लिए काम करे तो लोकसभा, वही सभा अगर राज्यों का प्रतिनिधित्व करे तो राज्यसभा, लेकिन वही सभा जब किसी देश के लिए संविधान बनाए तो उसको संविधान सभा कहते हैं। आप देखें कि संविधान सभा की मांग हमने की, हमने संविधान नहीं मांगा, क्योंकि संविधान तो हम बनाएंगे, ठीक है।
बस बनाने वाली चीज यानी जो संविधान सभा है, हम बस वो अंग्रेजों से मांग रहे थे। तो अप्रत्यक्ष मांग में हमने स्वराज की मांग किया और प्रत्यक्ष मांग में हमने संविधान सभा की मांग किया। ठीक है, देखिए अप्रत्यक्ष मांग में स्वराज की मांग हमने कितने बार किया? 3 बार। देखिए, ठीक है, स्वराज की मांग हमने कितने बार किया? 3 बार। ठीक है, और संविधान सभा की जो मांग थी ये भी हमने कितने बार किया? 3 बार किया। तो 3 बार हमने स्वराज की मांग की और 3 बार हमने संविधान सभा की मांग की। 3 बार हमने स्वराज की मांग की, मतलब हमने स्वराज शब्द का प्रयोग किया 3 बार क्रांति के दौरान। एक आपका 1895, दूसरा 1906 और तीसरा 1922। देखिए 3 बार हमने स्वराज की मांग की। कब कब की? 1895, 1906, 1922। ठीक है ना? 3 बार हमने स्वराज मांगा और 3 बार हमने संविधान सभा मांगा। 3 बार जो हमने संविधान सभा मांगा वो हमने कब कब मांगा? 1934, 1935 और 1938 में। देखें 3 बार हमने स्वराज की मांग की और 3 बार हमने संविधान सभा की मांग की। स्वराज की मांग 3 बार कब कब हुई? 1934, 1935, 1938। और 3 बार संविधान सभा की मांग की गई। संविधान सभा की मांग कब कब की गई? स्वराज की मांग पहले 1895, 1906, 1922 और 3 बार हमने संविधान सभा की मांग की 1934, 1935 और 1938। तो 3 बार स्वराज मांगे, 3 बार संविधान सभा मांगे। ईयर इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए आपको। 3 बार स्वराज कब कब मांगे? 1895, 1906, 1922। 3 बार संविधान सभा मांगे, कब कब मांगे? 1934, 1935, 1938। देखें 3 बार हमने स्वराज की मांग की। सबसे पहले 1895, फिर 1922, सॉरी 1906, फिर 1922 में। 1895 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज की मांग की थी, है ना? मेरी बात समझ रहे हैं? सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज की मांग की और उन्होंने इसके लिए अपना एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे स्वराज विधेयक कहते हैं। और इसमें उन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर के रहूंगा। इस तरीके से स्वराज की पहली बार मांग कब की गई आपका? 1895 बाल गंगाधर तिलक। 1906 में दूसरी बार मांग जो है आपका दादा भाई नौरोजी ने की, है ना? एक्चुअली ये मांग तो नहीं थी लेकिन पढ़ना है आपको तो इस रूप में ही आप इसको याद करें। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कहा कि उन्हें वो स्वराज के लिए प्रयास करेंगे। तो 1906 में दूसरी बार दादा भाई नौरोजी ने कहा। हुआ कुछ यूं था कि 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक जी ने प्रस्ताव रखा कि अंग्रेज जो है, क्योंकि बंगाल विभाजन हो गया था 1905 में, और बाल गंगाधर तिलक जी का यह मानना था कि अंग्रेज बंगाल को नहीं बल्कि भारतीयों को बांटना चाह रहे हैं, हिंदू मुसलमानों को बांटना चाह रहे हैं। और उन्हें भारत से निकालने के लिए बाल गंगाधर तिलक चाहते थे कि भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो। और इसीलिए उन्होंने दादा भाई नौरोजी जी के सामने 1906 में यह प्रस्ताव रखा, क्योंकि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष आपका दादा भाई नौरोजी थे। और लेकिन दादा भाई नौरोजी इस बात को जानते थे कि जो कांग्रेस पार्टी है वो अभी अभी तो बनी है, 1885 में इसका गठन हुआ था, तो एकदम युवा पार्टी है और अगर अभी से हम आंदोलन करेंगे तो शायद अंग्रेज हमको समाप्त कर देंगे। इसलिए दादा भाई नौरोजी ने वहां पर टालते हुए ये कहा कि ठीक है, हम जो भी हम सुधार चाहते हैं, चाहे बंगाल विभाजन का रद्दीकरण हो या कुछ भी हो, इसके लिए हम महारानी से प्रयास करते हैं। और दादा भाई नौरोजी ने कहा कि अगर मान लीजिए कि महारानी हमको हमारे सुधार नहीं देती, बंगाल विभाजन रद्द नहीं करती, तो हमारा अगला लक्ष्य स्वराज होगा और उसको प्राप्त करने का तरीका स्वदेशी आंदोलन होगा। इस तरीके से 1906 में दूसरी बार दादा भाई नौरोजी ने स्वदेशी आंदोलन की, सॉरी स्वराज शब्द की मांग की। 1922 में महात्मा गांधी, है ना, ये दौर है जब असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था, है ना? असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था और असहयोग आंदोलन की जो भव्यता थी, जो उसकी तीव्रता थी, इंटेंसिटी थी, और उसके परिणाम को देखते हुए काफी खुश हुए गांधी जी। और गांधी जी ने फिर 1922 में कहा था कि जो स्वराज होगा ये भारतीयों का अधिकार होगा, ना कि अंग्रेजों के द्वारा दिया गया उपहार। तो इस तरीके से स्वराज शब्द की तीसरी बार जो है मांग किसने की थी आपका? 1922 में महात्मा गांधी ने। तो ये 3 बार अप्रत्यक्ष मांग हुई, 1895, 1906, 1922। 95 में तिलक,
1906 में दादा भाई नौरोजी और 1922 में महात्मा गांधी। लेकिन अभी तक हम मांगे जा रहे थे, कुछ हुआ नहीं। इसके बाद 1934 से प्रत्यक्ष मांग शुरू हुई। 1934 में एक दल था जिसे कहते थे साम्यवादी दल। इस साम्यवादी दल के प्रमुख नेता थे M.N. रॉय। इनका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय। 1934 में साम्यवादी दल के प्रमुख नेता, पायनियर लीडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी वाज M.N. रॉय। M.N. रॉय ने पहली बार संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया। याद रखें, 1934 में M.N. रॉय ने सबसे पहली बार संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा कि जो भारत का संविधान है वो भारतीयों के द्वारा बनी हुई संविधान सभा के द्वारा बनाया जाना चाहिए। तो पहली बार जो संविधान सभा का विचार है वो किसने प्रस्तुत किया था? आपका M.N. रॉय ने। द फर्स्ट आइडियोलॉजी of the Constituent Assembly was given by M.N. Roy in 1934 and he was the pioneer leader of Communist Party. ये बहुत प्रमुख नेता थे साम्यवादी दल के और इन्हीं ने सबसे पहले ये विचार रखा कि जो संविधान सभा है उसके माध्यम से भारत का संविधान बनना चाहिए। 1935 में संविधान सभा की दूसरी मांग कांग्रेस पार्टी ने रखी थी, ठीक है ना। 1935 में संविधान सभा की जो दूसरी मांग है वो कांग्रेस पार्टी ने रखी थी, कांग्रेस ने। अब देखें, साम्यवादी दल ने पहला विचार रखा, ठीक, मतलब M.N. रॉय ने, कांग्रेस ने दूसरी बार विचार रखा और 1938 में पंडित नेहरू, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बार प्रस्ताव रखा था, ठीक है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी मांग की थी, ठीक है। तो अब यहां पर समझना है, देखें, अगर आपसे केवल यह प्रश्न पूछे एग्जाम में कि संविधान सभा का पहला विचार किसने प्रस्तुत किया, तो M.N. रॉय लेना है। लेकिन अगर यहीं पर प्रश्न पूछ दे कि संविधान सभा का पहला विचार किस दल ने प्रस्तुत किया, तो किस दल ने प्रस्तुत किया? तो कांग्रेस ने नहीं किया था। संविधान सभा का पहला विचार किस दल ने प्रस्तुत किया? तो साम्यवादी दल आपको लेना है। क्यों? क्योंकि जो M.N. रॉय थे वो साम्यवादी दल के प्रमुख नेता थे। अब जैसे मोदी जी अगर कोई भी चीज बोल दें, प्रमुख नेता है, तो बीजेपी का स्टेटमेंट कहलाएगा। उसी तरीके से M.N. रॉय जो बोले वो साम्यवादी दल का स्टेटमेंट कहलाएगा, क्योंकि वो उसके प्रमुख नेता थे। इसीलिए M.N. रॉय, अगर आपसे पूछे कि पहला विचार किसने प्रस्तुत किया, तो M.N. रॉय, और पहला विचार किस दल ने प्रस्तुत किया, किस पार्टी ने प्रस्तुत किया, तो साम्यवादी दल होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 1935 में कांग्रेस पार्टी ने दूसरी बार संविधान सभा की मांग की। उस समय कांग्रेस जो बोले उसी को ऑफिशियल या औपचारिक माना जाता था। तो दूसरी बार संविधान सभा की मांग कांग्रेस ने जरूर की, लेकिन इसे पहला औपचारिक मांग माना जाता है, फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड कहते हैं, है ना। इसे पहला औपचारिक मांग कहा जाता है, फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड। तो अगर ये पूछे कि पहला मांग किसने किया, नो डाउट M.N. रॉय। पहला मांग किस दल ने किया, तो आपका आ जाएगा साम्यवादी दल। लेकिन कांग्रेस ने, या पहला औपचारिक मांग किसने किया, तब आपको लेना होगा साम्यवादी, सॉरी, कांग्रेस पार्टी ने। इसके बाद देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, यहां पर लिख रहा हूं मैं, 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बार संविधान सभा की मांग की। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो तीसरी बार संविधान सभा की मांग की, उन्होंने सशर्त संविधान सभा की मांग की। कुछ कंडीशंस उन्होंने रखी। उन्होंने अपने संविधान सभा की दो शर्तें रखी। उन्होंने कहा संविधान सभा तो चाहिए, लेकिन उसमें दो खासियत होनी चाहिए। दो शर्तें उन्होंने रखी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा की मांग की और उन्होंने इसके लिए दो शर्तें रखी। पहली शर्त, दो शर्तें आप याद रखें। पहली शर्त है इसमें वयस्क मताधिकार, एडल्ट्री फ्रेंचाइजी, ये कीवर्ड को आप याद रखें। और दूसरा था बिना विदेशी हस्तक्षेप के, ठीक, वयस्क मताधिकार, और दूसरा था आपका बिना विदेशी हस्तक्षेप के, ठीक है ना। वयस्क मताधिकार और दूसरा था बिना विदेशी हस्तक्षेप के। इस तरीके से मतलब 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दो, मतलब संविधान सभा की मांग की और उन्होंने दो शर्तें रखी। पहली शर्त यह थी कि मैंने अभी आपको बताया कि सभा क्या होता है, जिसमें सदस्य क्या हो, निर्वाचित हो,
मतलब जनता चुन करके भेजे। तो इन्होंने पहली शर्त ये रखी कि ऐसी संविधान सभा चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई हो, एडल्ट्री फ्रेंचाइजी के आधार पर चुनी गई हो। यानी वयस्क लोग जब वोट देते हैं, एडल्ट लोग जब वोट देते हैं, तो उसको वयस्क मताधिकार कहते हैं। हमारे देश में आज भी वयस्क मताधिकार ही चलता है ना। ओनली एडल्ट्स आर अलाउड टू कास्ट देयर वोट, केवल एडल्ट्स ही जो है वो वोट डाल सकते हैं। तो इस तरीके से वयस्क मताधिकार की सिफारिश की। उन्होंने कहा कि संविधान सभा के सदस्यों को चुनने के लिए, मतलब चुनने का अधिकार केवल वयस्कों को दिया जाए। दूसरा, बिना विदेशी हस्तक्षेप के। एंड ही ऑल्सो ask about the Constituent Assembly that it must be formed without any intervention of foreign nation. इन्होंने कहा कि जो हमारी संविधान सभा होगी उसमें कोई भी विदेशी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, अंग्रेजों का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। पूरा संविधान कौन बनाएंगे? भारतीय अपनी मर्जी से बनाएंगे, आपका कोई हस्तक्षेप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। ये इस तरीके से ये शर्तें रखी। अब आप एक चीज देखें, वयस्क मताधिकार और बिना विदेशी हस्तक्षेप के, मतलब इन दोनों शर्तों को अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब ये निकलता है कि भारतीय अपनी संविधान सभा खुद बनाना चाहते थे, बिना किसी का सुझाव लिए, है ना। वो खुद बनाना चाहते थे अपनी संविधान सभा। तो जब भारतीय अपनी संविधान सभा खुद बनाना चाहते थे, संविधान सभा के संदर्भ में वो अपना निर्णय खुद लेना चाहते थे, तो जब भी हम अपना निर्णय स्वयं लेते हैं, बिना किसी हस्तक्षेप के लेते हैं, तो जो भी व्यक्ति अपना निर्णय स्वयं ले बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के ले, तो उसे हम, जब भी कोई अपना निर्णय स्वयं ले या बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के ले, तो उसे कहा जाता है संप्रभु होना। तो जब भी आप अपना निर्णय स्वयं लेते हैं, बिना किसी हस्तक्षेप के लेते हैं, ठीक, तो इसे ही संप्रभु होना कहा जाता है, सोवरेन कहा जाता है। तो यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि हमें संविधान सभा तो चाहिए, और ऐसी संविधान सभा चाहिए जिसमें कोई विदेशी हस्तक्षेप ना हो, यानी अपना निर्णय हम स्वयं लें। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संप्रभु संविधान सभा की मांग की थी, ठीक है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संप्रभु संविधान सभा की मांग की थी। ही डिमांडेड फॉर सोवरेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन्होंने संप्रभु संविधान सभा की मांग की थी। तो ये कुल मिलाकर के इस तरीके से आपका होगा। तो याद रखें, संविधान सभा की तीसरी बार मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की, लेकिन ये तीसरी मांग जरूर थी, लेकिन ये पहली संप्रभु संविधान सभा की मांग थी, है ना। इट वाज द वेरी फर्स्ट डिमांड ऑफ सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहली संप्रभु संविधान सभा की मांग किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उसका उत्तर होगा। तो ये तो हमने संविधान की मांग की, ठीक है ना। लेकिन अभी तक तो हम मांगे जा रहे थे बस, अब इस मांग पर कुछ हो ही नहीं रहा था, ठीक। लेकिन हम थके नहीं थे, हम मांगे जा रहे थे। आप देख रहे हैं 1895 से हमने मांगना शुरू किया है और हम 1938 आ गए, लेकिन अभी तक हमारी मांग पर किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई, ठीक। लेकिन इसके बाद जो है, मांग पर सुनवाई तो नहीं हुई अभी तक, लेकिन इसके साथ साथ हुआ ये कि अगर हम संविधान सभा की मांग का परिणाम अगर हम देखें, तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ था। लेकिन बोलते हैं ना, सबका दिन आता है, तो अपना भी दिन आया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। और जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, तो इस द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने से 3 साल बीतते बीतते, यानी 1942 आते आते अंग्रेजों की हालत काफी पतली हो गई। मतलब वो हार की कगार पर पहुंचने वाले थे, हार जाते हो, ठीक है। तो अंग्रेजों की हालत काफी पतली हो गई थी। और एक स्थिति अगर थोड़ा सा हाइपोथेटिकल एग्जांपल से मैं आपको बताऊं, तो ये इस तरफ देखें, ये अंग्रेज जो है ये लड़ रहे हैं, ये हमारा अंडमान निकोबार, यहां तक क्या आ गए थे? पूरे जापानी आ गए थे, और बीच में केवल क्या थे? भारतीय थे। अगर हम जापानियों के साथ मिल जाते तो अंग्रेज तो पूरी तरीके से हार जाते, ठीक। इस स्थिति को समझने वाले, है ना, इस स्थिति को अगर आप समझेंगे तो आप समझ सकते हैं कि अब हम अगर हमारी बात अंग्रेज नहीं मानते तो वो क्या होते? बिल्कुल बर्बाद ही हो जाते, ठीक है, हार जाते द्वितीय विश्व युद्ध। इस स्थिति को देखा और भांपा अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने।
ठीक है ना। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और द्वितीय विश्व युद्ध में एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, दूसरी तरफ जापान, जर्मनी, रशिया, ये सब चल रहे थे। तो इस स्थिति को भापा अमेरिका ने, और अमेरिका ने देखा कि अगर हम भारतीयों का साथ नहीं देते या भारतीयों को संतुष्ट नहीं करते, और अगर भारतीय जाकर के अगर मिल जाए जापानियों के साथ में, तो द्वितीय विश्व युद्ध हम हार जाएंगे। इसीलिए तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से फोन पर बात की, और उन्होंने कहा कि भाई आप जो भारतीय मांग रहे हैं उन चीजों को आप दे दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो भारतीय किसके साथ मिल जाएंगे? जापानियों के साथ। और जापानियों के साथ मिल गए तो क्या हो जाएंगे? हम द्वितीय विश्व युद्ध हार जाएंगे। इसीलिए इस मांग का परिणाम हुआ कि 1942 में, है ना, 1942 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के कहने पर तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो विंस्टन चर्चिल थे, वो तैयार हो गए भारतीयों की मांग को सुनने और उनकी बातों को अप्लाई करने के लिए, मतलब उनके हम जो भी मांग करते थे उसको पूरा करने के लिए। अब इन्होंने पूछा कि तुमको क्या चाहिए भाई? तो हमने कहा हमको क्या चाहिए? हमको केवल हमारा संविधान चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। ठीक। तो इसलिए 1942 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री, है ना, या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने, है ना, विंस्टन चर्चिल ने एक मिशन भारत भेजा, है ना। विंस्टन चर्चिल ने क्या किया? एक मिशन भारत भेजा। मिशन मतलब होता है उद्देश्य, मिशन मतलब लक्ष्य भी आप ऐसा देख सकते हैं। तो एक मिशन भारत में भेजा जिसका लक्ष्य था कि वो भारतीयों को संविधान सभा दे, और इस मिशन के अध्यक्ष थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, है ना। इस मिशन के अध्यक्ष थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, इसलिए इस मिशन को क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। तो आपको यहां पर फोकस रखने वाली बात यह है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि क्रिप्स मिशन कब आया? तो 1942 में आया था। 1942 द क्रिप्स मिशन हैड अराइव्ड इन इंडिया। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि क्रिप्स मिशन जब भारत भेजा गया तो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखें, जब क्रिप्स मिशन भारत आया तो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, और ये क्रिप्स मिशन भारत आया। ठीक है ना। इस प्रकार क्रिप्स मिशन भारतीयों को, है ना, भारतीयों को संविधान सभा, भारतीयों के लिए संविधान सभा के गठन के लिए भेजा गया पहला दल था, है ना। इस प्रकार जो क्रिप्स मिशन है, ये पहला मिशन था जो भारतीयों को संविधान सभा देने के लिए भेजा गया था। ठीक है ना। भारतीयों को संविधान सभा के गठन के लिए भेजा गया पहला दल था। ठीक है, ये इस तरीके से। लेकिन याद रखें कि क्रिप्स मिशन जो है भारतीयों को संविधान सभा दे पाने में असफल रहा, बट द क्रिप्स मिशन वाज फेल्ड टू प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू द इंडियंस। लेकिन क्रिप्स मिशन जो है वो भारतीयों को संविधान सभा दे पाने में पूर्णतः क्या हो गया? असफल हो गया। ठीक है ना, असफल हो गया। तो असफल क्यों हुआ? ये पहला मिशन था, भारत आया, भारतीयों को संविधान सभा देने के लिए आया, लेकिन दे नहीं पाया, असफल हो गया। क्यों नहीं सफल हो पाया? इसको जानने के लिए हमें इसकी सिफारिशों पर ध्यान देना होगा। ठीक है ना। तो क्रिप्स मिशन की सिफारिशें अगर हम देखें, ठीक है, क्रिप्स मिशन की अगर हम सिफारिशें देखेंगे कि सिफारिशें क्या थी, तो देखें, सबसे पहला क्रिप्स मिशन भारतीयों को क्या देने आया था? संविधान सभा। तो सबसे पहले एक मतलब एक, पहली सिफारिश एक मतलब एक, सबसे पहली सिफारिश ये थी कि संपूर्ण भारत के लिए एक संविधान सभा होगी, है ना। संपूर्ण भारत के लिए एक संविधान सभा होगी। क्रिप्स मिशन की सिफारिशों में आप देखें कि क्रिप्स मिशन भारतीयों को संविधान सभा देने के लिए गठित किया गया पहला मिशन था। ठीक, इसे भारतीयों को संविधान सभा देने के लिए भेजा गया था, लेकिन ये संविधान सभा दे पाने में क्या रहा? असफल रहा। क्यों असफल रहा? इसके लिए इसकी कुछ सिफारिशों को जानना जरूरी है। याद रखें, क्रिप्स मिशन ने कुल 132 सिफारिशें की थी।
है ना, 132 रिकमेंडेशंस थे, लेकिन 132 हमें याद नहीं करना है, 2-3 हमें याद करना है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिनके बेस पर आप समझ जाएंगे कि क्यों जो है इन्हें ये असफल हुआ। तो क्रिप्स मिशन की जो सबसे पहली सिफारिश थी वो ये थी कि संपूर्ण भारत के लिए एक संविधान सभा होगी, है ना, देयर शैल बी अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर होल इंडिया, संपूर्ण भारत के लिए एक संविधान सभा होगी। दूसरी चीज, अब एक संविधान सभा होगी, ऐसा इन्होंने बताया कि संपूर्ण भारत के लिए एक संविधान सभा होगी। दूसरा इन्होंने कहा कि दूसरी सिफारिश ये थी कि दो मतलब दूसरा मतलब बाद में, तो दूसरी सिफारिश ये थी कि ऐसी संविधान सभा का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात किया जाएगा, है ना। पहली बात तो एक संविधान सभा होगी, और दूसरी बात ऐसी संविधान सभा गठन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात किया जाएगा, ठीक है, ऐसी संविधान सभा गठन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात किया जाएगा, यह सिफारिश थी। तीसरा, ठीक है ना, पहला एक संविधान सभा होगी, दूसरा गठित कब होगी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तीसरी सिफारिश ये थी कि भारत को अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा, है ना, भारत को अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा, जिसमें देसी रियासतों का शामिल होना या ना होना उनकी स्वेच्छा पर होगा। देखें, तीसरी सिफारिश ये थी कि भारत को अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा, ठीक है, अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। इंडिया शैल बी मेड एज ऑल इंडिया फेडरेशन इन विच the amalgamation of princely states shall be their discretionary power। इसमें कहा गया था कि भारत को एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। इसके मतलब समझे आप क्या है। उस समय भारत जो था 1942 के आसपास, भारत 3 हिस्सों में बटा हुआ था। एक ब्रिटिश प्रांत थे, या आप इसको ऐसे समझ लें कि मूलतः तो 2 हिस्सों में बटा हुआ था, ठीक है, मूलतः 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक जहां पर पूरे देश में तो ब्रिटिशर्स का शासन था, एक जहां पर ब्रिटिशर्स का अप्रत्यक्ष नियंत्रण था, और एक जहां पर ब्रिटिशर्स का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। जहां पर ब्रिटिशर्स का अप्रत्यक्ष नियंत्रण था, अप्रत्यक्ष मतलब वो स्वयं शासन नहीं करते थे, बल्कि भारतीय राजाओं के माध्यम से शासन करते थे, एक ऐसा जगह था। भारतीय राजाओं के माध्यम से जहां पर शासन करते थे उसको देसी रियासत या इंग्लिश में प्रिंसली स्टेट्स कहते थे। और एक प्रत्यक्ष था जहां पर ब्रिटिशर्स जो है शासन करते थे, ठीक, ब्रिटिशर्स जहां पर शासन करते थे उसे 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक था आपका ब्रिटिश प्रांत और एक था आपका कमिश्नरी क्षेत्र। इस तरीके से, यानी ऑलमोस्ट आप ऐसा कह सकते हैं कि जब क्रिप्स मिशन भारत आया था उस समय भारत की स्थिति ये थी, भारत जो है लगभग 3 हिस्सों में बटा हुआ था। एक आपका ब्रिटिश प्रांत, दूसरा कमिश्नरी क्षेत्र, और तीसरा देशी रियासत। ब्रिटिश प्रांत, कमिश्नरी क्षेत्र और देशी रियासत। सिफारिश ये थी कि भारत को अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा, यानी ये जो भारत है ये अखिल भारतीय संघ बनेगा, यानी ब्रिटिश प्रांत, कमिश्नरी क्षेत्र, देशी रियासत सबको मिलाकर के एक भारत बनेगा। उसमें ये कह रहा है कि ब्रिटिश प्रांत और कमिश्नरी क्षेत्र तो मिलेंगे, लेकिन देशी रियासत मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये किस पर निर्भर करेगा, आपका देशी रियासतों का मिलना या ना मिलना उनकी इच्छा पर होगा, ठीक है ना, उनकी इच्छा पर होगा, वो चाहेंगे तो मिलेंगे। तो ये इस तरीके से आपका 1942 में क्रिप्स मिशन आया। और चौथी सिफारिश ये थी कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाएगा, ठीक है ना, भारत को औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाएगा। इंडिया शैल बी प्रोवाइडेड विथ डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, इंडिया शैल बी प्रोवाइडेड विथ डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिपेंडेंस। भारत को औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाएगा। स्वराज का मतलब होती है स्वतंत्रता,
स्वतंत्रता दो प्रकार की हो सकती है, एक पूर्ण स्वतंत्रता और एक औपनिवेशिक स्वतंत्रता। यानी स्वराज दो प्रकार का हो सकता है, एक पूर्ण स्वराज और एक आपका औपनिवेशिक स्वराज। पूर्ण स्वराज मतलब जिसमें आप हर चीज करने के लिए स्वतंत्र हो। औपनिवेशिक स्वराज मतलब आप अपना काम खुद तो करेंगे, स्वतंत्र होंगे, लेकिन किसी के अधीन रहेंगे। जैसे आप कल को नौकरी चाकरी करने लगते हैं, आप पूर्ण स्वराज में आ जाएंगे। अभी आप घर में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप काम तो अपने करने के लिए स्वतंत्र, लेकिन हर काम की रिपोर्टिंग आपको घर में करनी पड़ती है, तो अभी आप औपनिवेशिक स्वराज में हो। तो उसी तरीके से अंग्रेजों ने कहा कि भारत को स्वतंत्रता देंगे, लेकिन औपनिवेशिक स्वतंत्रता देंगे। भारत का राष्ट्रपति रहेगा, प्रधानमंत्री रहेगा, लेकिन रिपोर्ट किसको करेगा? ब्रिटेन की महारानी को। ऐसा औपनिवेशिक स्वराज देने की बात कही। तो कुल मिलाकर के ये चार सिफारिशें रही। पहला, एक संविधान सभा होगी। दूसरा, ऐसी संविधान सभा का द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात गठन होगा। तीसरा, भारत को एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा, जिसमें देशी रियासतों का शामिल होना या ना होना उनकी इच्छा पर होगा। और फोर्थ, औपनिवेशिक स्वराज प्रदान करने की बात कही गई थी। अब यहां पर एक बात ध्यान देंगे बेटा, जो यहां पर मूल बात है वो ये है कि उस समय दो प्रमुख पार्टियां थी। एक थी आपका कांग्रेस और दूसरी थी आपका मुस्लिम लीग, है ना? कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये दोनों पार्टियां जिन चीजों को स्वीकार कर लेती थी वो स्वीकृत हो जाता था, मतलब वो लागू हो जाता था। ये दो पार्टियां जिन चीजों को अस्वीकार कर देती थी वो चीजें समाप्त हो जाती थी। क्रिप्स मिशन की ये जो चार सिफारिशें मैंने आपके सामने रखी है, आपको याद होनी चाहिए। और इन्हीं चार सिफारिशों के आधार पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन दोनों ही भारत की बड़ी पार्टियों ने इन चारों सिफारिशों को नकार दिया, है ना? दे रिजेक्टेड द डिमांड। उन्होंने इन चारों सिफारिशों को क्या कर दिया? नकार दिया। कैसे नकारा, क्यों नकारा, इसको समझें। ये जो एक संविधान सभा की सिफारिश थी, इसके आधार पर मुस्लिम लीग ने नकार दिया, ठीक है ना? मुस्लिम लीग ने नकार दिया। एक संविधान सभा की सिफारिश के आधार पर मुस्लिम लीग ने नकार दिया। कैसे? तो आप एक चीज देखें, मुस्लिम लीग जो है उस समय दो संविधान सभा की मांग कर रही थी, एक भारत के लिए और दूसरा पाकिस्तान के लिए, ठीक है? वन फॉर इंडिया, अदर फॉर पाकिस्तान। वो दो संविधान सभा चाहती थी, अलग होना चाहते थे वो। लेकिन इस सिफारिश में क्या कह दिया गया? संपूर्ण भारत के लिए एक संविधान सभा होगी। तो जब यह कह दिया गया कि संपूर्ण भारत के लिए एक संविधान सभा होगी, तो इस एक संविधान सभा की सिफारिश के आधार पर मुस्लिम लीग ने नकार दिया, और बाकी इन तीनों सिफारिश के आधार पर कांग्रेस ने नकार दिया। कैसे? देखें, पहली बात तो इन्होंने कहा कि ऐसी संविधान सभा गठन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात होगा। तो हमारा यह कहना था कि भाई देना है तो अभी दो, द्वितीय विश्व युद्ध में तो तुम खुद हारने की स्थिति में हो, मतलब अंग्रेज जो है खुद हारने की स्थिति में थे, तो वो कहें कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात दे देंगे, तो ये तो गलत बात थी। इस बात पर, है ना, इसी बात पर गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कह दिया, है ना? पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर दिनांकित चेक कहा। यही जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो सिफारिशें थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गठन करेंगे, इस आधार पर गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को नकार भी दिया और पोस्ट डेटेड चेक कह दिया, उत्तर दिनांकित चेक। पोस्ट डेटेड चेक मतलब ऐसा चेक जो आज आप किसी को देखें दे, लेकिन उसमें जो पेमेंट है या जो भुगतान की तिथि है वो भविष्य की कोई तारीख हो, भुगतान जो है भविष्य की किसी तारीख में होना हो, तो उसे हम पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं, ठीक है? तो गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कह दिया। भाई आज तुम सिफारिश दे रहे हो और बोलते हो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी भविष्य में भुगतान करोगे, पोस्ट डेटेड चेक कह दिया। नेहरू जी ने एक कदम और आगे बढ़ करके, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे दिवालिये बैंक का चेक कह दिया, ठीक है? दिवालिये बैंक का चेक, ठीक है? चेक ऑफ इंसॉल्वेंट बैंक बोलते हैं, है ना? चेक ऑफ इंसॉल्वेंट बैंक, ठीक? दिवालिया बैंक, दिवालिया मतलब जो एकदम बर्बाद हो चुका हो, उसके पास कुछ ना बचा हो। तो अंग्रेज तो खुद हारने कगार पर थे, बर्बाद हो चुके थे, दिवालिया हो चुके थे, और ये हमें बोलते हैं कि क्या देंगे आपका, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा देंगे। तो इसलिए नेहरू जी ने इन्हें दिवालिया बैंक का चेक कह करके नकार दिया। तीसरी सिफारिश ये थी कि भारत को अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा, लेकिन देशी रियासत उसमें शामिल नहीं होंगे। तो भारतीयों का, कांग्रेस का यह कहना था कि अगर देशी रियासत शामिल ही नहीं होंगे तो देशी रियासत अलग देश हो जाएंगे,
और जब वो अलग देश होंगे तो भारत कई टुकड़ों में बटा हुआ नजर आएगा। तो बिना देसी रियासत के शामिल हुए तो हम स्वीकार नहीं कर सकते। आप खुद सोचें कि एक तरफ आपका कलचुरी होते हैं और एक तरफ आपका रायपुर में आपका संविधान पढ़ा जाता है, कलचुरी में झिंगालाला चलता, राजाओं का शासन होता। तो देसी रियासत अगर होते तो देसी रियासत के ऊपर छुड़ाया था तो कभी अखंड भारत बन ही नहीं पाता, है ना। रायपुर से बिलासपुर जाने के लिए भी क्या लेना पड़ता, वीजा लेना पड़ता, दूसरा देश हो जाता। तो कुल मिलाकर के इसलिए देसी रियासतों की स्वेच्छा पर छोड़े जाने को इन्होंने नकार दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगली चीज ये थी कि औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाएगा, मतलब भारत को स्वतंत्र तो करेंगे लेकिन ब्रिटेन के अधीन ही रहेंगे, महारानी को रिपोर्ट करना पड़ेगा। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस की जो वार्षिक बैठक होती है या किसी भी दल की जो वार्षिक बैठक होती है उसे हम उसका अधिवेशन कहते हैं। तो कांग्रेस की वार्षिक बैठक या अधिवेशन 1929 में हो रही थी लाहौर में, और उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इस अधिवेशन में इन्होंने तय किया कि अगले वर्ष यानी 1930 तारीख 26 जनवरी को भारत अपना पहला पूर्ण स्वराज दिवस यानी पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। यानी कांग्रेस ने 1930 में पूर्ण स्वराज मनाने का लक्ष्य रखा और 12 साल बाद आकर के उसको क्या मिल रहा है, औपनिवेशिक स्वराज दे रहे हैं। स्वराज तो दे रहे हैं लेकिन औपनिवेशिक मिल रहा है। यानी कांग्रेस अपने लक्ष्यों से कहां हो रही है, पीछे हो रही है। तो इसको कैसे स्वीकार करते? इसीलिए इन तीनों सिफारिशों के आधार पर इस क्रिप्स मिशन को नकार दिया गया और क्रिप्स मिशन असफल हो गया। और इस तरीके से क्रिप्स मिशन असफल होने के बाद वापस लौट गया, ठीक है। और यही कारण था कि क्रिप्स मिशन भारतीयों को संविधान सभा दे पाने में असफल रही। क्रिप्स मिशन भारतीयों को संविधान सभा दे पाने में असफल हो गई। तो ये इस तरीके से आपका क्रिप्स मिशन था। देखिए क्रिप्स मिशन जैसे ही असफल हुआ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। क्रिप्स मिशन कब आया, क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे, क्रिप्स मिशन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। क्रिप्स मिशन की चारों सिफारिशें आप याद रखिएगा। पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा है, ये पूछ सकता है। चेक ऑफ इंसॉल्वेंट बैंक किसने कहा है, ये पूछ सकता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। अब देखें, जैसे क्रिप्स मिशन असफल हुआ और क्रिप्स मिशन वापस लौट गया तो गांधी जी बड़े नाराज हुए। गांधी जी बोले, अरे भाई देना है तो दो, ये क्या तमाशा कर रहे हो। गांधी जी ने कहा कि अब अंग्रेजों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने 8/4 मतलब 8 अगस्त 1942 को उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन, लिंकअप बस आप देखते चले। क्रिप्स मिशन असफल हुआ, गांधी जी नाराज हुए और उन्होंने कहा अब अंग्रेजों को भारत से भगाना ही पड़ेगा। और उन्होंने 1942 में ही 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जैसे ही हुई, उसकी अगली ही तारीख यानी 9 अगस्त 1942 को सारे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए, है ना। ऑल द पायनियर लीडर्स were get arrested on the very next day of initiation of क्विट इंडिया मूवमेंट। सारे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए। सारे बड़े नेता गिरफ्तार होने के बावजूद भी ये आंदोलन जो है वो चलता रहा। कई लोगों ने भूमिगत होकर के भी इस आंदोलन का संचालन किया, लेकिन मूल बात तो ये है कि सारे बड़े नेता गिरफ्तार होने के बावजूद भी आंदोलन चलता रहा। इसका मतलब ये था कि जनता इस आंदोलन को स्वतः चला रही थी। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये किसके द्वारा चल रहा था, आपका जनता के द्वारा चलाया जा रहा था, क्योंकि सारे नेता तो गिरफ्तार हो गए थे। जब जनता किसी आंदोलन को चलाती है यानी सेल्फ मोटिवेट होकर के चला रही थी, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन या सेल्फ मोटिवेटेड मूवमेंट भी कहते हैं। स्वतः स्फूर्त आंदोलन या सेल्फ मोटिवेटेड मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है ना, स्वतः स्फूर्त आंदोलन। और आप देखें कि जब किसी आंदोलन को जनता चलाने लगती है या जनता जब किसी चीज में शामिल हो जाती है तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, उसका प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। As the Quit India movement was running by the people of India itself, so the intensity of this movement was very high. और चूंकि भारत की जनता इस आंदोलन को चला रही थी, इसलिए इस आंदोलन की जो तीव्रता थी वो काफी ज्यादा हो गई। और इस आंदोलन की तीव्रता बहुत ज्यादा हो गई और आंदोलन लगभग 4 सालों तक चला। 1946 आते आते अब अंग्रेज समझ गए कि हमको भारत छोड़ करके जाना ही पड़ेगा, लेकिन वो इज्जत से जाना चाहते थे, ठीक है। और इसलिए उन्होंने तय किया कि अब भारतीयों को हम संविधान सभा देंगे
और भारतीयों को संविधान सभा देने के लिए 1946 में, 4 साल बाद 1946 में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, ठीक है ना। क्लीमेंट एटली ने अपने मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों, मंत्रियों को भारत भेजा संविधान देने के लिए, संविधान सभा देने के लिए। मंत्रिमंडल के या मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल या इंग्लिश में कैबिनेट कहते हैं। क्योंकि क्लीमेंट एटली ने अपने मंत्रियों के समूह को भेजा, उसे कैबिनेट कहते हैं। इस प्रकार 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, याद रखेंगे, कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। 1942 में क्रिप्स मिशन, 1946 में कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आया था। और 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो आप ये भी याद रखें कि कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर ही भारत की संविधान सभा, है ना, संविधान सभा का गठन हुआ है। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर ही संविधान सभा का गठन हुआ है, ठीक है ना। और इस तरीके से पहला क्रिप्स मिशन था, आया, असफल हो गया। दूसरा कैबिनेट मिशन था, आया, सफल हुआ। और कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर ही भारत में संविधान सभा गठन हुआ। इसलिए कैबिनेट मिशन और इसकी सिफारिशें हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको हम शुरू करेंगे तो आज खत्म नहीं होगा, इसलिए आज की क्लास यहीं तक। आज जितना पढ़े आज के आज रिवाइज करते चले, ठीक है। थैंक यू।